नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध को देखने से पहले हमें इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखना होगा कि इस युद्ध में क्या हुआ, किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं हुई जिसके कारण, जिसके बाद में ये युद्ध हुआ। एक सीक्वेंस में हम देखेंगे उसको। ये तो शुरू करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध को जानने से पहले हम बाबर के बारे में देखते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध होता है। तो बाबर जो था 1524 में लाहौर व दीपालपुर, बाबर जब 1524 में लाहौर और दीपालपुर में था तो राणा सांगा का एक दूत, राणा सांगा का एक दूत जो है बाबर से मिलने जाता है और बाबर को जो है भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है। यानी राणा सांगा द्वारा जो है बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक दूत भेजता है ये भारत पर आक्रमण के लिए, और यह दूत उसको बोलता है बाबर को जाकर कि वह जो है यानी राणा सांगा आलम खां, जो आलम खां लोदी है उसको शासक बनाना चाहता है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि राणा सांगा स्वयं शासक बनना चाहता है, और जो इस यानी कि राणा सांगा जो है खुद गद्दी जो है प्राप्त करना चाहता था दिल्ली की। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का, जिसके साथ बाबर का युद्ध हुआ था पानीपत का, तो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई, जिसका नाम था दोस्तों दौलत खां लोदी। इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई दौलत खां लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी से जो नाराज़ था। इब्राहिम लोदी से नाराज़ था क्योंकि जो इसी दौलत खां लोदी का पुत्र था दिलावर खां, उसका इब्राहिम लोदी ने अपमान किया था। तो इसी बात को लेकर जो है दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी से नाराज़ था। और यह आलम खां जो लोदी है, यह इब्राहिम लोदी का चाचा था। आलम खां लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा था। और दौलत खां लोदी जो है यह बाबर को पिताजी कहता था, यानी कभी कभी बाबर को पिताजी कहकर संबोधित करता था। तो अब क्या होता है, जो दौलत खां लोदी है इसने इस दिलावर खां को दूत बनाकर, इस दिलावर खां लोदी को दूत बनाकर बाबर के पास भेजता है इब्राहिम लोदी के खिलाफ कि आप जो है इब्राहिम लोदी पर हमला कीजिए। तो दो तरह से इसको बाबर को जो आमंत्रण मिलते हैं, एक तो राणा सांगा की तरफ से और एक दौलत खां लोदी की तरफ से। और दौलत खां लोदी भेजता दिलावर खां को कि आप जो है बाबर पर आक्रमण कीजिए, और यह भी यही कहता है दौलत खां लोदी की मैं भी जो है आलम खां लोदी को दिल्ली का यानी सिंहासन पर बैठाना चाहता हूँ। लेकिन वास्तव में वो खुद भी जो है गद्दी हथियाना चाह रहा था दिल्ली की। और इस दौलत खां लोदी को बाबर ने बाद में जाकर मुल्तान व जालंधर, मुल्तान और जालंधर की जो है इसको सूबेदारी दे दी। मुल्तान और जालंधर की सूबेदारी इसी दौलत खां लोदी को बाबर ने दी थी। और आलम खां को जो है इसने दीपालपुर दिया। आलम खां को दीपालपुर दिया। और दौलत खां लोदी जो था वह खुश नहीं था कि मुझको केवल मुल्तान और जालंधर की सूबेदारी दी गई है। और दौलत खां का जो पुत्र था दिलावर खां, इसको जो है यह बाबर के साथ जो है शामिल हो गया, बाबर के साथ शामिल, इसको बाबर ने अपने साथ शामिल कर लिया। दिलावर खां के अलावा एक और पुत्र था इसका गाजी खां, वह अलग हो गया था। और बाबर ने जो है इसी दौलत दिलावर खां को सुल्तानपुर की जागीर दी। सुल्तानपुर की जागीर दे दी इसको। और जागीर देकर दिलावर खां को खाने खाना की उपाधि भी दी थी, खाने खाना।
दिलावर खां को जो है खाने खाना की उपाधि भी जो है बाबर ने दी थी। और इसके बाद क्या होता है, बाबर इनको ये सब चीज़ें देकर बाबर चला जाता है काबुल वापस। तो दोस्तों ये घटनाक्रम हमने देखा कि कैसे क्या रणनीति बनी, कैसे राणा सांगा ने अपना दूत भेजा बाबर के पास इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, और बनाना चाहता था आलम खां लोदी को, जबकि वह स्वयं दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना चाहता था। और एक तरफ जो है दौलत खां लोदी अपने पुत्र दिलावर खां को भेजता बाबर के पास, और बाबर ने इनका जो है आग्रह स्वीकार करके इसको जो आलम खां लोदी को दीपालपुर देता है। दिलावर खां, दौलत खां लोदी और दिलावर खां जो है बाबर के साथ शामिल हो जाता है, और इसको जो सुल्तानपुर की जागीर और खाने खाना की उपाधि बाबर के द्वारा दी जाती है। अब हम देखते हैं इसके आगे का थोड़ा घटनाक्रम। अब होता क्या है, बाबर के जाने के बाद जो दीपालपुर आलम खां के पास था, इसको क्या किया दौलत खां लोदी ने हमला करके इसको दीपालपुर और सुल्तानपुर जो इसके बेटे के पास था, दोनों को जो है दोनों पर इसने अधिकार कर लिया, दीपालपुर और सुल्तानपुर पर। अब आलम खां क्या होता है, वापस इसी बात को लेकर बाबर के पास जाता है और बाबर को सारा घटनाक्रम बताता है कि, और उससे मदद मांगता है। जब बाबर है ना, ये दोनों बाद में क्या करते हैं, हालांकि मदद मांगने बाबर के पास जाता है, लेकिन बाद में ये दोनों मित्र बन जाते हैं। जब बाबर भारत पर हमला करने वाला होता है ना, जब बाबर भारत पर हमला करने वाला होता है, तब ये दोनों मित्र बन जाते हैं एक दूसरे के, और दिलावर खां भी इनके साथ हो जाता है। लेकिन दिल्ली पर हमला करने के लिए इब्राहिम खां जो था, इसने जब ये दोनों जो है हमला करने के लिए दिल्ली पर जाते हैं, एक गुट बनाते हैं, लेकिन उसी समय क्या होता है, इब्राहिम लोदी जो है इब्राहिम लोदी ने इस गुट को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी इस गुट को हरा देता है, और उसके बाद ये गुट वापस टूट जाता है। इनकी मित्रता का जो गुट बना था वह टूट जाता है। इसके बाद में जो है दौलत खां और उसके पुत्र के विरुद्ध भी बाबर ने एक अभियान किया था, और बाबर ने जो है बाद में काबुल व कंधार इसकी जिम्मेदारी सौंप दी थी अपने पुत्र कामरान को। बाबर ने जो काबुल और कंधार की जिम्मेदारी कामरान को दे दी। और इसके बाद जब बाबर जो है काबुल से चलकर जब भारत की तरफ आता है, तो बीच में काबुल कंधार की जो है जिम्मेदारी कामरान को देकर आता है। उसके बाद यहाँ पर बदशाह जो था, यहाँ में हुमायूं रहता है, और हुमायूं भी जो है बाबर के साथ हो जाता है, सेना के साथ हो जाता है। इसके बाद पेशावर, सियालकोट और उसके अलावा लाहौर, इन सभी की जो सेनाएं हैं वह भी बाबर के साथ हो जाती है। इसके बाद बाबर खान ने जो है दौलत खां लोदी को तो कैद कर लिया, और कैद करने के बाद दौलत खां लोदी के जितने भी सैनिक थे वह सभी बाबर को प्राप्त हो गए। दौलत खां लोदी के जितने भी सैनिक थे बाबर को प्राप्त हो गए, और दिलावर खां भी जो है बाबर के बाद में, इसका पुत्र जो दिलावर खां उसने भी समर्पण करके बाबर के यह साथ हो गया, यानी इसकी सेना भी जो है बाबर को मिल गई। इस प्रकार एक विशाल सेना लेकर बाबर जो है इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने आता है। तो अब हम देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध की घटनाएं हमने देखी, युद्ध के पहले का बैकग्राउंड देखा क्या था, उसकी पृष्ठभूमि देखी, और अब जो युद्ध की शुरुआत होती है, कैसे क्या होता है, क्या कारण थे, वह सारा हम जानते हैं। तो देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, डेट 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। अब इस युद्ध के जो है हम एक बार कारण देख लेते हैं, क्या क्या कारण रहे थे बाबर की तरफ से। हमने जो अब तक देखा वह था कि बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था, बाबर जो राणा सांगा और आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी द्वारा, जो कि आलम खां को जो
वहाँ दिल्ली का सिंहासन दिलाना चाहते थे, लेकिन ये सिर्फ बाबर को बताने के लिए था, लेकिन वो वास्तव में दोनों ही जो थे दिल्ली की गद्दी हथियाना चाहते थे। अब हम देखते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के क्या कारण रहे बाबर के द्वारा, और अन्य जो कारण थे वह देखते हैं। तो बाबर का पहला जो था, बाबर जो है भारत के क्षेत्र, भारत के क्षेत्र खासकर जो है पंजाब को, भारत का क्षेत्र जो था खासकर पंजाब को अपना पैतृक क्षेत्र मानता था। इसके अलावा बाबर जो है एक बड़े साम्राज्य की स्थापना, ये इसकी महत्वाकांक्षा थी कि एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की जाए। और अगला जो है वह है बाबर के पड़ोसी मुल्क, बाबर के पड़ोसी मुल्क जो है मजबूत शक्ति होने के कारण वह भारत की तरफ बढ़ा। यानी उसको जो है उसकी जो पड़ोसी शक्तियाँ थी, ईरान है और दूसरी जो शक्तियाँ ने, उनसे युद्ध करने की बजाय वह भारत की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि उनसे जो है उसको हार का खतरा था। इसके अलावा काबुल एवं कंधार से जो आय प्राप्त होती थी, प्राप्त आय जो थी वह कम थी। काबुल व कंधार से जो आय प्राप्त होती थी वह कम थी, और इससे जो है काबुल की गरीबी दूर नहीं की जा सकती, बाबर का ऐसा मानना था। इसके अलावा बाबर ने जो है भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में सुन रखा था। बाबर ने जो है भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में सुन रखा था कि भारत एक संपन्न देश है, वहाँ से भारी मात्रा में धन और लूट जो है प्राप्त हो सकती है, धन प्राप्त हो सकता है, जिससे काबुल की जो है गरीबी दूर की जा सकती है। इसके अलावा हमने पहले देखा था कि राणा सांगा द्वारा आमंत्रण, राणा सांगा द्वारा आमंत्रण, और इसके अलावा दौलत खां लोधी द्वारा आमंत्रण। और इसने जो है हमने देखा था इसके पुत्र को बाबर के पास भेजा था इब्राहिम लोधी के विरुद्ध। इन दोनों ने जो है इब्राहिम लोधी के विरुद्ध भेजा था, यानी लोधी वंश का जो शासक था उस समय, उसके विरुद्ध इन्होंने भेजा अपने अपने दूत। इसने अपना दूत भेजा और इसने जो है अपने पुत्र को भेजा। तो देखते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। तो एक तरफ थी इब्राहिम लोधी की सेना, इब्राहिम लोधी की सेना, और स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे क्या कुछ हुआ था। तो इब्राहिम लोधी की सेना एक तरफ थी, और इधर जो था बिल्कुल सामने से जो आक्रमण किया यह बाबर ने किया, और यहाँ थी बाबर की सेना। इसके अलावा बाबर ने जो है यहाँ तोपें स्थापित की थी, सब जगह इसने जो है तोपें लगा दी, और तोपों को यह जो रखने की पद्धति है यह कहलाती है रूमीय उस्मानी पद्धति। यानी एक तरह से इनको तोपों को ऐसे सजाया जाता है बिल्कुल दुश्मन की सेना के सामने, तो उस पद्धति को उस्मानी पद्धति कहते हैं। उस्मानी पद्धति द्वारा तोपों को सजाया गया। तो उस्मानी पद्धति अगर कोई पूछा जाए, इम्पोर्टेंट है कि उस्मानी पद्धति किसे कहते हैं, तो तोपों को सजाना, इसको उस्मानी या रूमी पद्धति भी कहते हैं। तो एक तरफ जो सामने बिल्कुल फ्रंट में इसके थी बाबर की सेना, और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड से जो आक्रमण किया वह जो सेना थी, यह सेना थी मेहंदी ख्वाजा की। इसकी कमान जो है मेहंदी ख्वाजा को दे रखी थी बाबर ने। और राइट साइड में जो सेना थी, यानी तीनों तरफ से इब्राहिम लोधी पर आक्रमण किया जा रहा था,
इधर जो सेना थी, यहाँ पर जो युद्ध की कमान संभाल रहता है वह हुमायूं, यहाँ पर हुमायूं की सेना थी। तो सामने जो था बाबर, इस तरफ से मेहंदी ख्वाजा और इस तरफ से हुमायूं की सेना, हुमायूं जो था वह सेना लेकर आक्रमण कर रहा था। और इसी को जो है तुलुगमा युद्ध पद्धति कहा जाता है। तुलुगमा युद्ध पद्धति। और यह तुलुगमा जो युद्ध पद्धति है बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। पूछा जाए कभी, और पूछा जाता है, यह तुलुगमा पद्धति किससे सीखी, तो यह युद्ध पद्धति जो है उज्बेकों से सीखी थी। तो यहाँ जो है बाबर ने तोपें रखी, तोप, इसके अलावा तोपों के आगे, तोपों की सुरक्षा के लिए यहाँ सैनिक रखे गए, तोपों की सुरक्षा के लिए जो है सैनिक रखे गए थे। और इस यहाँ पर क्या होता था, दो तोपों के बीच एक निश्चित दूरी रहती थी, दो तोपों के बीच निश्चित दूरी। तो तोपों को ऐसा सजाना ही कहलाता है उस्मानी या रोमी पद्धति, कि तोपों के बीच एक निश्चित दूरी रखी गई। और अगर उस्मानी पद्धति की हम बात करें तो इस पद्धति का सर्वोत्तर जो सबसे पहले प्रयोग किया था, इस पद्धति का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है उस्मानियों ने, इसलिए इसका नाम उस्मानी हो गया, उस्मानियों ने ईरान के विरुद्ध किया था। उस्मानियों ने जो है इसका जो प्रयोग है ईरान के विरुद्ध किया। और इसके अलावा और देखते हैं, अब क्या होता है दोस्तों, इधर से मेहंदी ख्वाजा की सेना, इधर से हुमायूं की, और सामने से जो है बाबर। तीनों तरफ से जो इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण हुआ। तो इब्राहिम लोदी की सेना जो थी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इब्राहिम लोदी की सेना ज़्यादा थी। इब्राहिम लोदी की जो सेना है वह ज़्यादा थी, और बाबर की सेना जो थी इसके वनिस्पत कम थी। लेकिन फिर भी जो है बाबर की सेना ने इन युद्ध पद्धतियों को अपनाते हुए इस युद्ध को जीता, और इब्राहिम से लोदी की जो है इस सेना, इस जो युद्ध में हार हुई, और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। और यहाँ अगर तोपची की बात करें, बाबर का प्रमुख तोपची जो था इस युद्ध में, बाबर का प्रमुख तोपची जो था, पूछा जाता है उस्ताद अली कुली खां, यह बाबर का प्रमुख तोपची था। और बाबर ने जो है यहाँ बंदूकों का भी प्रयोग किया था। तो मुख्य बंदूकची, ये भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये तोपची और बंदूकची। तो मुख्य बंदूकची जो था ये मुस्तफ़ा खां था, मुस्तफ़ा खां, यह मुख्य बंदूकची था, मुस्तफ़ा खां। इसके अलावा बंदूक का जो प्रयोग है दोस्तों, यह बाबर ने ईरानियों से सीखा, बंदूक का प्रयोग ईरानियों से सीखा। और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, और बाबर की विजय का जो श्रेय है वह बाबर की सैन्य कुशलता को दिया जाता है। कभी पूछा जाए कि बाबर की जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बाबर की जो सैन्य कुशलता थी उसको दिया जाता था। इसके अलावा बाबर ने इस युद्ध की विजय का श्रेय जो है अपने धनुर्धारियों को दिया है। यानी तुर्की जो घुड़सवार थे, जो तुर्की धनुर्धारी थे, उनको बाबर ने, जो वहाँ जो घुड़सवार थे उसके ऊपर, जो घोड़ों के ऊपर जो धनुर्धारी होते हैं घुड़सवार, उनको जो है बाबर ने इस युद्ध के जीतने का श्रेय दिया था। अब हम देखते हैं बाबर जो पानीपत के युद्ध के बारे में एक स्टेटमेंट है A.L. श्रीवास्तव का। तो A.L. श्रीवास्तव जी कहते हैं कि इस युद्ध में जो है तोप खाने का प्रमुख योगदान रहा। इस युद्ध को जीतने में तोप खाने का प्रमुख योगदान रहा, यह स्टेटमेंट दिया था A.L. श्रीवास्तव जी ने। और अब हमने देखा था कि युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। इब्राहिम लोदी की मृत्यु, और इसकी मृत्यु के जो बाद है
दोस्तों इब्राहिम लोदी की मृत्यु जो है युद्ध क्षेत्र में हो जाती है। तो युद्ध क्षेत्र में मरने वाला ये प्रथम दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली का प्रथम नहीं कह के यहाँ हम कहेंगे दिल्ली का एकमात्र सुल्तान। पूछा जाए कि दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था तो उसका नाम था इब्राहिम लोदी। और बाबर ने यहीं पर जो है पानीपत में इसका मकबरा बनवाया। बाबर ने मकबरा बनवाया। और इब्राहिम लोदी के साथ दोस्तों एक ग्वालियर का शासक था। कभी अगर पूछा जाए कि ग्वालियर का कौन सा शासक था तो विक्रमादित्य उसका नाम था। और यह भी जो है युद्ध में मारा गया। यह भी जो है युद्ध में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और इसी जो विक्रमादित्य है दोस्तों, इससे जो है हुमायूं ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था जो कि 320 रत्ती का था। अब युद्ध के बाद क्या होता है? युद्ध के बाद जो है बाबर ने मेहंदी ख्वाजा को दिल्ली भेजा। युद्ध के बाद की स्थिति देखते हैं। युद्ध के बाद क्या हुआ? तो युद्ध के बाद जो है बाबर ने मेहंदी ख्वाजा जो था, जिसने एक तरफ कमान संभाली थी युद्ध की, उसको उसने दिल्ली भेज दिया कि दिल्ली को जाकर देखो दिल्ली में क्या हो, दिल्ली के बारे में, दिल्ली के कमान संभालो। तो दिल्ली भेजा। और आगरा में इसने हुमायूं को भेजा। दिल्ली भेजा मेहंदी ख्वाजा को और आगरा भेजा उसने हुमायूं को। और हुमायूं ने जब आगरा जो राजधानी थी लोधी की, तो हुमायूं ने जो है हुमायूं को आगरा में विशाल खजाना प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो है भरपूर मात्रा में यानी विशाल खजाना इसको प्राप्त हुआ। और अब क्या होता है युद्ध के बाद? बाबर, जिसने मेहंदी ख्वाजा को दिल्ली भेजा था, तो बाबर जो है दिल्ली आता है और अपने नाम का यहाँ खुतबा पढ़वाता है। अपने नाम का इसने यहाँ खुतबा पढ़वाया। और इसके बाद वह निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी गया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह गया, यानी अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, दिल्ली आता है। और इसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह भी गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसकी दरगाह भी जाता है। और इसने जो है दिल्ली का दीवान दोस्त बेग को बनाया। इसके बाद में जो है दिल्ली का दीवान जो है दोस्त बेग को बना देता है। और दिल्ली का सिकदार जो है, दिल्ली का सिकदार ये बना देता है वली किलिस को जो है दिल्ली का सिकदार बना जाता है। और इसके बाद क्या होता है? दिल्ली से बाबर आ जाता है आगरा। और आगरा आके यह हुमायूं से मिलता है। और हुमायूं ने जो है बाबर को आगरा में कोहिनूर हीरा भेंट किया। बाबर को आगरा में कोहिनूर हीरा दिया। और इसके अलावा खजाना जो उसने प्राप्त किया था, खजाना बाबर को दिया। अब बाबर क्या होता है, उस खजाने को देखकर इतना उत्साहित होता है कि इसने यहाँ पर एक स्टेटमेंट कहा है बाबर ने कि काबुल की गरीबी अब इतिहास के पन्नों की बात रह जाएगी। यानी यह जो बाबर जो काबुल का था, यह अपना जो काबुल है, इसी को जो है बहुत ही संपन्न देखना चाहता था। उसके वहाँ की जनता के प्रति विशेष लगाव था। तो बाबर ने इनकी गरीबी को दूर करने के हिसाब से जब इसको खजाना प्राप्त हुआ तो इसने कहा कि काबुल की गरीबी अब इतिहास के पन्नों की बात होगी, बात रहेगी। ये बाबर का स्टेटमेंट था, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये किसने कहा था? तो बाबर ने कहा था। और किस युद्ध के बाद कहा था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद कहा था, जब उसको आगरा का खजाना मिलता तब। अब क्या होता है, यहाँ से जाकर बाबर काबुल में सिक्के बांटता है। इसी खजाने को लेकर बाबर काबुल को जो है काबुल की जनता के बीच सिक्के बांटता है। और इसी कारण यहाँ की जनता ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी। बाबर को कलंदर की उपाधि दे दी।
अब बाबर भारत में वापस आता है और एक डेट आती है दोस्तों इम्पोर्टेंट, 27 अप्रैल। 21 अप्रैल को युद्ध हुआ पानीपत का और 27 अप्रैल को बाबर जो है दिल्ली आता है और दिल्ली में जो है इसने बादशाह की उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि धारण करता है भारत में, और भारत में मुगल वंश की नींव रखता है। तो कभी पूछा जाए मुगल वंश की नींव भारत में कब रखी गई, तो 27 अप्रैल को रखी गई थी। और किसके द्वारा रखी गई? बाबर के द्वारा रखी गई। किस युद्ध के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। कितने दिन के बाद? तो 21 को युद्ध हुआ था, 27 को इसने रखी। अब युद्ध का प्रभाव क्या था वह देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो युद्ध का जो प्रभाव था, युद्ध का प्रभाव है दोस्तों, सबसे पहले अफगान, जो प्रथम अफगान वंश था की समाप्ति, यानी युद्ध के बाद जो है अफगान वंश की समाप्ति हो गई क्योंकि इब्राहिम लोदी मारा गया। इसके अलावा हमने देखा मुगल वंश की नींव पड़ी, मुगल वंश की नींव पड़ी। और दोस्तों कनिष्क ने जो है कंधार को, जो काबुल और कंधार को अपना भारत का हिस्सा बनाया था, उसके बाद में बाबर ही ऐसा था, कनिष्क के बाद बाबर ने कंधार व काबुल को भारत का हिस्सा बनाया, यानी इतना विशाल इसका क्षेत्र हो गया। तो कंधार व काबुल जो है कनिष्क के बाद बाबर ही ऐसा जो बादशाह था दिल्ली सल्तनत, मुगल जो था, उसने भारत का हिस्सा कंधार व काबुल को बनाया था। और अब क्या था, काबुल की जगह दिल्ली प्रशासन का केंद्र बन गया, यानी यह शक्ति का केंद्र बन गया, प्रशासन यह शक्ति का केंद्र बन गया। और मुगल वंश यानी एक बड़े राजवंश की, एक बड़े राजवंश या साम्राज्य की शुरुआत जो हम देखते हैं कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक रहती है। उसके बाद अन्य जो शासक थे, औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह जफर तक हमने देखा। तो एक बड़े साम्राज्य की शुरुआत होती है। और इसके अलावा जो इसने आगरा में, यही देख लेते हैं, आगरा में, आगरा के खजाने से काबुल में समृद्धि, आप आगरा के खजाने से काबुल में समृद्धि हो जाती है। यहाँ के खजाने को वह ले जाकर काबुल में बांटता है। तो दोस्तों आज हमने देखा पानीपत का प्रथम युद्ध, इसके युद्ध के प्रभाव देखे, कैसे अफगान वंश की समाप्ति होती है, मुगल वंश की नींव पड़ती है, कनिष्क के बाबर ने जो है उसके बाद में कंधार व काबुल को भारत का हिस्सा बनाया, काबुल की जगह दिल्ली प्रशासन का केंद्र बनाया, और आगरा के खजाने से काबुल में समृद्धि आती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।